हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज के वीडियो में हम लोग 21 से 23 सितंबर 21, 22 और 23 3 दिन का करंट एक साथ डिस्कस कर रहे हैं। एज यूजुअल जो भी हम लोग आज क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो सभी टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से आपको पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड करे जाएंगे और ये पीडीएफ जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। तो ये टेलीग्राम ग्रुप का यूजर नेम है। आप इस यूजर नेम के थ्रू अथवा वीडियो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वो लिंक यूज करके भी आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से ये सारे पीडीएफ्स ले सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अभी जो है यूपी ट्रिपल एससी की कई परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं। यूपी ट्रिपल एससी जो है वो कुछ परीक्षाएं आयोजित कर रही है, जिसमें एक परीक्षा जो है वो है वीपीओ विलेज पंचायत ऑफिसर की। दूसरी परीक्षा जो आ रही है वो जूनियर असिस्टेंट की आ रही है, कनिष्ठ सहायक की। इसमें अभी करंटली वैकेंसी भी बढ़ा दी गई है। ठीक है। और तीसरी परीक्षा जो है वो पैट की परीक्षा है। ठीक है, पैट 2023 ये भी यूपी ट्रिपल एससी आयोजित कराती है। तो इन तीनों परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश स्पेशल जो जीएस के यूपी स्पेशल के क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस का वीडियो दिया हुआ है। इसके अलावा कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी के जो क्वेश्चंस आते हैं, वो कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस के वीडियोस भी जो हैं आपके चैनल पे अवेलेबल हैं। ठीक है। इसके अलावा एक हमने सीरीज और की हुई है स्टार्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हम लोगों ने एमसीक्यू के फॉर्म में जो है वो सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चंस के आपको वीडियोस दे रहे हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज जो हैं ये क्वेश्चंस हैं और इसमें क्वेश्चंस हम लोगों ने वो कवर किए हैं जो या तो पुरानी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं या पुरानी परीक्षाओं में जिस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे हैं उसके बेसिस पे आगे पॉसिबल क्वेश्चंस कौन से हैं। इसके पहले क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन है, सिम्बेक्स 2023 अभ्यास भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित हो रहा है। अभ्यास का नाम है सिम्बेक्स। आपको बताना है कि भारत और दूसरे देश की नौसेना कौन सी है जिसके बीच ये अभ्यास आयोजित किया जाता है। ऑप्शन है अमेरिका की नौसेना, फ्रांस की नौसेना, सिंगापुर की नौसेना और जापान की नौसेना। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है। ये सिम्बेक्स जो है इसको कुछ इस तरह से लिखते हैं, SIMBEX। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये सिम्बेक्स है, ये सिंगापुर और भारत की नौसेना के बीच में आयोजित होता है। इसका आयोजन जो 2023 में होगा ये 2 चरणों में हो जाएगा और पहला जो चरण कहलाएगा इसको हार्बर चरण बोलते हैं या बंदरगाह चरण बोलते हैं, और दूसरा है समुद्री चरण। ठीक है, जो डीप सी में जो होता है। ठीक है, ये आयोजित किया जा रहा है। इसमें भारतीय नौसेना के जो जहाज हैं रणविजय, कावारत्ती और पनडुब्बी INS सिंधु केसरी इस अभ्यास में भाग ले रहा है। ये फैक्ट जो है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस इस वजह से आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको पता चल जाए कि सिंधु केसरी नाम से भारत में पनडुब्बी बनाई गई है। ठीक है, तो कभी आपको सिंधु केसरी नाम देखने को मिलता है तो आप समझ जाइएगा कि ये पनडुब्बी की बात कर रही है। ठीक है, बाकी इस अभ्यास का जो मुख्य उद्देश्य है ये भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं के बीच अंतर संचालनीयता और आपसी समझ को बढ़ाना है। इंटरकॉपरेबिलिटी और जो अंडरस्टैंडिंग है इसको बढ़ाना है। ये वाली लाइन आपको जब यूज आप करेंगे, ये आपके ऑप्शनल के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जब आप राइटिंग कर रहे होते हो, मेंस लिख रहे होते हो, तो उस टाइम पे क्वेश्चंस आते हैं तो आप इस तरह के एग्जांपल्स का यूज करके बता सकते हो कि भारत किस तरह से हर एक क्षेत्र में अन्य देशों के साथ सहयोग को बढ़ाते हुए आगे बढ़ता जा रहा है। बाकी इसमें जटिल और उन्नत वायु रक्षा अभ्यास, गनरी फायरिंग, सामरिक युद्धाभ्यास, पनडुब्बी रोधी अभ्यास और अन्य समुद्री ऑपरेशंस सिम्बेक्स 23 के समुद्री चरण का हिस्सा होंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल है वो यही है, सिम्बेक्स 2023। ठीक है, ये जो है भारत और सिंगापुर की नौसेना के बीच में आयोजित हो रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस इंटरनेशनल पीस डे कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 21 सितंबर, 22 सितंबर, 19 सितंबर और 17 सितंबर। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए है, प्रतिवर्ष 21 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2023 का जो शांति दिवस है इसका जो विषय है शांति के लिए कार्य, और ये है हैशटैग इसमें लगा हुआ है। आजकल आप लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर वगैरह यूज करते हैं तो उसमें हैशटैग यूज करते हैं, तो इसके नाम में ही हैशटैग लगा है, हैशटैग वैश्विक लक्ष्यों के लिए हमारी महत्वाकांक्षा। ये जो है इस वर्ष का अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस है।
इसका जो है ये विषय है या थीम रहा है। बाकी अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस की शुरुआत जो की गई थी वो वर्ष 1981 में की गई थी, 1981 में की गई थी, और तब से प्रति वर्ष 21 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में आदि शंकराचार्य, जिनको आदि गुरु शंकराचार्य भी बोलते हैं, कि 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा? ठीक है, इस क्वेश्चन के भीतर ही क्वेश्चन है, कभी आपसे पूछा जा सकता है कि जो आदि शंकराचार्य की जो प्रतिमा बनी है उसकी ऊंचाई कितनी है? तो 108 फीट ऊंची ये प्रतिमा बनाई गई है। बताना है किस राज्य में है। ऑप्शन है आपके पास उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और कर्नाटक। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है। ये मध्य प्रदेश में अभी हाल में आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया हुआ है। ये प्रतिमा जो बनाई हुई है ये तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर में जगत गुरु आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है, और इस प्रतिमा का नाम रखा गया हुआ है स्टैच्यू ऑफ वननेस। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ वननेस। तो आपका ये क्वेश्चन एक और आ गया कि जो आदि शंकराचार्य की जो प्रतिमा लगाई गई है उसका नाम क्या रखा हुआ है। इसके अलावा भी बहुत सारी प्रतिमाएं बनाई गई हैं, ठीक है, जिन सबको एक एक नाम दिया हुआ है। तो वो आगे अगर कभी मौका मिलेगा तो हम एक टेबल के माध्यम से आपको बता देंगे कि कहाँ कहाँ इस तरह की ऊंची ऊंची प्रतिमाओं का अनावरण किया है और उनको क्या क्या नाम दिए गए। बाकी ये प्रतिमा जो है आदि गुरु शंकराचार्य की, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो है 108 फीट ऊंची है, नाम स्टैच्यू ऑफ वननेस है, और ये ओमकारेश्वर में है, मध्य प्रदेश में शहर है ओमकारेश्वर, तीर्थ नगरी है। यह पूरी दुनिया में शंकराचार्य की सबसे ऊंची प्रतिमा है। तो इसलिए ये फैक्ट आपका और इंपॉर्टेंट हो गया कि ये सबसे ऊंची प्रतिमा है। ये जो ओमकारेश्वर है ये नर्मदा के किनारे देश का चतुर्थ ज्योतिर्लिंग, ये ज्योतिर्लिंग वो है शिव जी के जो 12 टेम्पल हैं, 12 मंदिर हैं, 12 ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। तो उन ज्योतिर्लिंगों का जो क्रम है उस क्रम में ये चौथा ज्योतिर्लिंग जो है ओमकारेश्वर में स्थित है। यहाँ पर शंकराचार्य की दीक्षा स्थली है। आप हिंदू धर्म में देखेंगे तो हिंदू धर्म में आप गुरु बना रहे होते हैं, ठीक है, आप गुरु से दीक्षा लेते हैं और दीक्षा लेने के पश्चात आप दीक्षित कहलाते हैं। तो ओमकारेश्वर में ही शंकराचार्य ने जो है अपनी दीक्षा ली थी, अर्थात यहीं पे इन्होंने किसी व्यक्ति को अपना गुरु स्वीकार किया था। इन्होंने गुरु गोविंद भगवत पाद, ठीक है, ये शंकराचार्य के गुरु का नाम है, गुरु गोविंद भगवत पाद। तो इन्होंने शंकराचार्य जी ने इन गुरु गोविंद भगवत पाद को गुरु स्वीकार किया अपना, और उनसे यहाँ पर दीक्षा ली, दीक्षित हो गए, और यहीं पर 4 वर्ष रहकर उन्होंने विद्या अध्ययन किया हुआ है। ठीक है, बाकी शंकराचार्य ने भारत भर में कई सारे जो है हिंदू मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया है, खोज की है, ठीक है, पूजा पाठ वगैरह स्टार्ट करवाया हुआ है। तो ये शंकराचार्य जो है इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनकी स्टैचू लगाई गई है। और ओमकारेश्वर में लगाने का जो कारण है वो यही है कि यहाँ पर इन्होंने दीक्षा ली हुई है, यहीं पर ये अपने गुरु से मिले और यहाँ पर इन्होंने विद्या अध्ययन किया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आपका मेरे हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आपको पूछ लिया जाए आगे ही किसी परीक्षा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक या एशियाई विकास बैंक ने FY23 यानी फाइनेंशियल ईयर 2023, वित्त वर्ष 2023 की अगर बात करें तो 2023-24 ये जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। तो ये 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट होके जो है आपका 31 मार्च 2024 तक चलेगा, इसको FY23 बोलेंगे। तो FY23 के लिए भारत का GDP अनुमान घटाकर कितना कर दिया है? ठीक है, ऑप्शन है 6.5%, 6.1%, 6.3% और 6.8%। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है। ये एडीबी ने भारत का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है, ठीक है, जो जीडीपी ग्रोथ रेट है उसको घटाकर 6.3% कर दिया है। ठीक है, जो पहले इसका अनुमान था वो 6.4% का था, इन्होंने 0.1% घटाकर 6.3% कर दिया है। ये कमी क्यों की है? इन्होंने बोला है कि निर्यात में कमी और कृषि उत्पादन पर अनियमित वर्षा के संभावित प्रभाव के कारण सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान घटाया गया है। ठीक है, इस वर्ष उनका जो अनुमान है कि भारत का निर्यात कम हुआ है, प्लस जो भारत में अनियमित वर्षा हुई है जिससे कृषि उत्पाद क्या होंगे, प्रभावित होंगे। इस वजह से इन्होंने सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान 6.4% से घटाकर 6.3%
रखा है, जबकि इन्होंने फाइनेंशियल ईयर जो 24-25 है इसके लिए जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान इन्होंने 6.7% को बरकरार रखा है। मतलब इन्होंने पहले भी 6.7 दिया हुआ था और अभी भी ये 6.7 रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये वाली जो विकास दरें हैं ये इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन जो है वो आता है, इकोनॉमिक्स के पार्ट के रूप में इसका क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो आपको जब भी मौका मिले, आपको कोई वीडियो देखते हैं, मैं आपको बोलूंगा कि आप एक लिस्ट मेंटेन कर लो और उस लिस्ट में आप लिख लो कि एडीबी की विकास दर क्या है, मूडीज की क्या है, वर्ल्ड बैंक की क्या है, आईएमएफ की क्या है। ये भारत के कॉन्टेक्स्ट में इनकी विकास दर जो है वो लिखते जाओ आप उसको, और जब टाइम पे चेंज हो तो उसको टाइम पे आप चेंज करते जाओ, ताकि एग्जाम के टाइम पे आपके पास एक अपडेटेड लिस्ट हो और आपका क्वेश्चन किसी तरह से गलत ना हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुर्लभ तत्व वेनेडियम, ठीक है, रेयर जो एलिमेंट बोलेंगे, नाम है वेनेडियम, इसकी खोज किस राज्य में की गई है, अर्थात किस राज्य में ये मिला हुआ है। ऑप्शंस है राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक और गुजरात। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन डी है, ये गुजरात राज्य में दुर्लभ तत्व वेनेडियम की खोज की गई है। ये खोज जो है वो गुजरात में एक डिस्ट्रिक्ट है, जिला है जिसका नाम है भावनगर, और भावनगर में एक शहर है अलंग। ठीक है, अलंग शहर के पास खंबात की खाड़ी में एकत्र नमूने में हुई है, कुछ सैंपल्स यहाँ पर इकट्ठे किए हुए हैं, उन सैंपल्स में ये वेनेडियम तत्व की जो है उपस्थिति मिली हुई है। बाकी अलंग शहर एक वजह से और प्रसिद्ध है, इसको जो बोलते हैं हम लोग बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ शिप्स, ग्रेव यार्ड। ठीक है, ग्रेव जो आप कब्र बोलते हैं ना, ग्रेव यार्ड ऑफ शिप्स। ठीक है, यहाँ पर शिप रैकिंग होती है, जहाजों को तोड़ा जाता है, जो जहाज डीकमीशन हो जाते हैं, जो सेवा से मुक्त हो जाते हैं, उन जहाजों को यहाँ पर तोड़ा जाता है और इसको ग्रेव यार्ड ऑफ शिप्स के रूप में जाना जाता है। और ये एशिया का सबसे बड़ा स्थल है जहां पर इस तरह का शिप डिसमेंटलिंग यहाँ पर की जाती है। बाकी ये आप देख ही चुके हैं, वेनेडियम का है, एक दुर्लभ तत्व है। टाइटेनोमैग्नेटाइट, ठीक है, ये नाम है टाइटेनोमैग्नेटाइट, इसका प्राथमिक स्रोत है, प्राइमरी सोर्स है। ठीक है, टाइटेनोमैग्नेटाइट से ही ये मूलतः आपको वेनेडियम जो है तत्व मिलता है, और विश्व का जो 88% वेनेडियम है वो इसी से निकाला जाता है, इसी टाइटेनो मैग्नेटाइट अयस्क से निकाला जाता है वेनेडियम। ठीक है, इसका उपयोग क्या है, स्टील और टाइटेनियम को मजबूत करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है कि स्टील और टाइटेनियम की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए इस वेनेडियम का तत्व का यूज किया जाता है। ये संक्षारण, जो जंग वगैरह लगता है, जो इरोजन होता है, संक्षारण तथा उच्च तापमान के प्रति इसके स्थायित्व के कारण, ठीक है, मतलब बहुत हाई टेम्परेचर भी ये स्टेबल रहता है, ये मेल्ट नहीं होता है, इसका ब्रेकडन नहीं होता है, एक तो इसमें रस्टिंग नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद से ये हाई टेम्परेचर पर स्टेबल रहता है, तो इस वजह से इसका उपयोग क्या किया जाता है, जेट इंजन के पुर्जों, जो जेट इंजन होते हैं उनके जो पार्ट्स होते हैं उन पार्ट्स को बनाने में, और विद्युत घटकों में भी किया जाता है। तो ये इसका जो है उपयोग है वेनेडियम का, और ये अभी जो है भारत के अलंग शहर के पास खंबात की खाड़ी में इसके नमूने मिले हैं। ये जो है एक अच्छी न्यूज है, क्योंकि बहुत सारे जो आप जेट विमानों के पार्ट बनाते हैं उसके लिए आप अन्य देशों पर निर्भर होते हैं, बट अगर ऐसी जो धातुएं या ऐसे तत्व जिनके आधार पर उनका निर्माण होता है आपके स्वयं के देश में मिलने लगती हैं, तो नॉर्मल सी बात है, उनका उत्पादन जो है बढ़ जाता है, और जो अनियमित आपूर्ति या डिलेड आपूर्ति जो होती है उससे आपको क्या होता है, काफी हद तक मुक्ति मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल में जारी डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, ठीक है, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ सूचकांक या इंडेक्स भारत किस स्थान पर रहा है, भारत का क्या नंबर रहा है। ऑप्शन है 45वें, 52वें, 62वें और 74वें। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, ये डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में भारत 52वें स्थान पर, 52nd पोजीशन पर जो है भारत रहा है। ये सर्वेक्षण जो है वो नीदरलैंड की एक संस्था है, उसका नाम है सर्फ शार्क। ठीक है, इसका नाम है सर्फ शार्क, इसके द्वारा 121 देशों में ये सर्वेक्षण किया गया है। ये सर्वेक्षण 5 कारकों के आधार पर देशों की रैंकिंग की गई है, जिसमें पहला है इंटरनेट की गुणवत्ता, ठीक है, क्वालिटी ऑफ इंटरनेट, उसके बाद इंटरनेट का सामर्थ्य, ई बुनियादी ढांचा, ई प्राइमरी या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस या ई सरकार, और इलेक्ट्रॉनिक्स सेफ्टी या ई सुरक्षा। तो इन 5 पैरामीटर्स के बेसिस पे ये अध्ययन किया है, रिपोर्ट बनाई गई है फर्म सर्व सार्क द्वारा, जिसमें भारत को 52वां स्थान इसे मिला है।
इस वर्ष भारत ने 7 पायदान की छलांग लगाई है। मतलब भारत ने क्या है, इसकी सुरक्षा, ई सरकार, ई सुरक्षा, ई इंफ्रास्ट्रक्चर आदि सब बढ़ाने में सरकार ने क्या है, सकारात्मक कदम उठाए हैं, जिनका फायदा मिला है और भारत की रैंकिंग 7 पायदान उछल गई है। मतलब भारत इस बार अगर आपका 52nd पोजीशन पे है, तो भारत पिछले साल 2022 में जो है वो 59वें स्थान पर था और 7 स्थान खिसक कर भारत 52वें स्थान पर आया है। मतलब भारत ने इसमें प्रोग्रेस किया है। ठीक है, इस सर्वेक्षण में सिंगापुर और सऊदी अरब को शीर्ष स्थान पर रखा गया है। जो टॉप कंट्रीज हैं वो इस सर्वेक्षण के हिसाब से सिंगापुर और सऊदी अरब हैं, जबकि भारत 52वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी या प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद भवन का नया नाम रखने का प्रस्ताव रखा है। आपको बताना है इस प्रस्ताव के तहत उन्होंने क्या नाम रखा है। संविधान भवन, संविधान निलय, संविधान सदन और संविधान सौध। तो जो नरेंद्र मोदी जी ने प्रस्तावित किया है पुराने संसद भवन का नाम, उन्होंने बोला है कि अब पुराने संसद भवन को संविधान सदन नाम से जाना जाएगा। जब नए पार्लियामेंट में जब ट्रांसफर हो रहा था स्पेशल सेशन के दौरान, तो उसमें पुराने संसद भवन में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था और उसी कार्यक्रम के दौरान ये मोदी जी ने प्रस्ताव दिया हुआ था कि अब इस संसद भवन का नाम जो है वो संविधान सदन कर दिया जाए। इस प्रस्ताव को जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी और राज्यसभा के सभापति हैं जगदीप धनखड़ जी हैं, इन दोनों लोगों ने इसको स्वीकार कर लिया है और अब इसका नाम जो है वो संविधान सदन कर दिया जाएगा। बाकी जो नया संसद भवन अभी बनाया हुआ है, जो त्रिभुज के आकार का लगभग है, ट्रायंगुलर शेप में है, इसका नाम रखा है भारत का संसद भवन, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये इसका नाम रखा गया है। बाकी जो पुराना संसद भवन है उसका आर्किटेक्ट जो है वो ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने डिजाइन तैयार किया हुआ था। इसी वजह से आप लोग मीडिया वगैरह में देखते होंगे लुटियंस दिल्ली बोलते हैं, जो सेंट्रल दिल्ली होती है इसको लुटियंस दिल्ली बोलते हैं, बिकॉज यहाँ के काफी सारे भवनों का डिजाइन, सड़कों का, ये सारा जो प्रस्ताव वगैरह है ये सर एडवन लुटियंस द्वारा तैयार किया गया था और उसी वजह से इसको लुटियंस दिल्ली के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और जो पुराना संसद भवन है इसका निर्माण जो हुआ था वो 1921 और 1927 के बीच किया गया था, 1921 से 1927 के बीच में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की G20 प्रेसिडेंसी या अध्यक्षता पर कौन सी पुस्तक का अनावरण किया गया है। ऑप्शन है पीपल्स G20, भारत इन G20, इंडिया G20, नेक्स्ट पावर G20। तो जो G20 की भारत की प्रेसिडेंसी है उसके बेसिस पर एक पुस्तक का अनावरण किया है और उस पुस्तक का नाम रखा है पीपल्स G20। ये पीपल्स G20 नाम से पुस्तक का अनावरण किया गया है। ये पुस्तक जो है वो भारत की G20 प्रेसिडेंसी की पूरी यात्रा बताती है। इस पुस्तक के 3 भाग हैं। पहला खंड जो है वो 9-10 सितंबर को जो नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन है इस पर केंद्रित है, जिसमें G20 की संरचना और कार्यप्रणाली और भारत की G20 अध्यक्षता के तहत की गई पहलों की व्याख्या करती है, जो पहला भाग है। दूसरा भाग जो इसका है वो शेरपा और वित्त ट्रैक के तहत विभिन्न कार्य समूहों की बैठक के साथ साथ सहभागिता समूह की बैठकों का सारांश प्रदान करता है और अंतिम खंड में एक मनोरम फोटो निबंध प्रस्तुत करता है जो पिछले पूरे वर्ष भारत में आयोजित जन भागीदारी पार्टनरशिप, पब्लिक पार्टनरशिप कार्यक्रमों का सार जो है दर्शाती है। तो इस तरह से 3 खंडों में ये पुस्तक पीपल्स G20 नाम से लॉन्च की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किस शहर में पहली बार दिव्यांग जनों का महाकुंभ आयोजित किया गया है। ये फर्स्ट टाइम ही हो रहा है, ऐसा नहीं है कि शहर में हो रहा है, किसी शहर में फर्स्ट टाइम, ये ओवरऑल जो है दिव्यांग जनों का महाकुंभ पहली दफा ही आयोजित किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है वो बताना है आपको, उज्जैन, पटना, वाराणसी और जयपुर। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है, ये बनारस शहर में दिव्यांग जनों का पहला महाकुंभ आयोजित किया गया है। ये आयोजन जो हुआ है ये 17 सितंबर 2023 को ये आयोजन किया गया है और इस आयोजन का जो उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है, वो है दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए जागरूकता पैदा करना और एक मंच प्रदान करना। मंच प्रदान करना मतलब कि जहां से इनके हितों के बारे में चर्चा की जा सके, ये क्या क्या समस्याएं फेस करते हैं, उन समस्याओं का कैसे कैसे निदान हो सकता है, इस तरह के स्टेप्स के बारे में चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। इस कार्यक्रम का आयोजन जो है
कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया है वो राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम NDFDC द्वारा किया गया था। ठीक है, इसका जो आयोजन है वो राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम द्वारा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में कौन सी राज्य सरकार ने अवशेष मुक्त बासमती चावल की खेती की एक प्रायोगिक परियोजना आरंभ की है? पायलट प्रोजेक्ट एक स्टार्ट किया है। अवशेष मुक्त मतलब नो रेसिड्यू, मतलब आप जब फसल काटेंगे तो खेत के भीतर किसी भी तरह का कोई भी अवशेष नहीं होगा। जो आप लोग देखते हैं पराली जलाने की समस्या होती है, तो ये पराली जो है वो क्या है, कृषि कार्य का अवशेष ही है। ठीक है, तो इन्होंने अवशेष मुक्त बासमती चावल की खेती की प्रायोगिक परियोजना आरंभ की है। आपको राज्य सरकार का नाम बताना है। ऑप्शन है हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और मेघालय। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। ये पंजाब राज्य सरकार ने अभी अवशेष मुक्त बासमती चावल के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। ठीक है, ये पायलट प्रोजेक्ट जो हुआ है ये अमृतसर जिले के चौगावा खंड, चौगावा डिवीजन में बासमती फसल की एक ऐसी खेती गई है जिसमें कोई भी अवशेष उत्पन्न ना हो, किसी भी तरह का रेसिड्यू ना हो। इस खेती में जो अवशेष मुक्त खेती होती है उसमें रसायनों का न्यूनतम या बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। या तो बहुत कम मात्रा में किया जाता है या तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। और इसका जो मकसद है वो राज्य में जैविक खेती को, जो ऑर्गेनिक खेती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, उसको बढ़ावा देना जो है इस पहल का लक्ष्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वें एशियाई गेम 19th एशियन गेम 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ऑप्शन है भारत, चीन, जर्मनी और जापान। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। जो 19th एशियन गेम्स हैं 2023 के, इसका आयोजन चीन में किया जा रहा है। चीन के ह्वांगझू में 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक ये आयोजन चलेगा। ठीक है, इसमें 40 खेल और 61 विषयों की विविध श्रृंखला शामिल होगी और 40 गेम्स जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, पुरुष हॉकी टीम, जो भारत की पुरुष हॉकी टीम है उसके कप्तान है हरमनप्रीत सिंह और जो मुक्केबाज हैं, बॉक्सर हैं लवलीन बोरगोहेन, ये भारत के ध्वजवाहक होंगे। ये लाइन थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है। जो इस गेम में, एशियन गेम में जो भारत का डेलीगेशन जाएगा, भारत के जो खिलाड़ी जाएंगे, तो उसके जो ध्वजवाहक होंगे वो दो लोग हैं। भारतीय हॉकी टीम के, पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और जो मुक्केबाज हैं लवलीन बोरगोहेन बॉक्सर, ये दोनों जो हैं इस टीम के, भारतीय टीम के क्या होंगे, ध्वजवाहक होंगे। भारत के जो खिलाड़ी जा रहे हैं, इस बार भारत की ओर से 655 एथलीट भाग ले रहे हैं। 655 मतलब एक बड़ी संख्या में एथलीट जो है वो भाग ले रहे हैं और तैयारियां इस तरह से हैं कि भारत आशान्वित है कि भारत अधिक से अधिक पदक इसमें लेकर आएगा, प्रदर्शन अच्छा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सरकार ने, उस देश का नाम बताना है, 544 जिले में 60 दिन के लिए, 60 डेज के लिए आपातकाल की घोषणा की है? ऑप्शन है मलेशिया, कंबोडिया, सिंगापुर और पेरू। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। हाल में पेरू देश की सरकार ने अपने 544 जिलों में 60 दिन के लिए आपातकाल या इमरजेंसी का अनाउंसमेंट किया है। ये पेरू जो है ये दक्षिण अमेरिकी कंट्री है, साउथ अमेरिकन कंट्री है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है ये। ठीक है, उपमहाद्वीप में ने 2023-24 के बीच अल नीनो जो होती हैं, दो प्रकार की धाराएं हैं, लालिनो और अल नीनो। ठीक है, तो अल नीनो के संभावित आगमन, जो ये अल नीनो है, इनके संभावित आगमन पर उत्पन्न होने वाली पानी की कमी के आसन्न खतरे को देखते हुए 544 दिनों में 60 दिन के लिए आपातकाल की स्थिति घोषित की है। सरकार जो है वो प्रिपरेटरी मोड में है कि अल नीनो आने से अगर पानी की कमी होती है तो उससे किस तरह से निपटा जाए। तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये सरकार ने जो है 544 जिलों में 60 दिन के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी है। मौजूदा जो ये प्रभाव है ये उच्च जोखिम को कम करने के लिए तत्काल और आवश्यक आपातकालीन उपायों हेतु है। ये जो आपका आपातकाल लगाया गया है ये इन तत्काल और आवश्यक आपातकालीन उपायों को करने हेतु किया गया है। ठीक है, बाकी अल नीनो की स्थिति आबादी, फसलों और पशुधन के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। अल नीनो के ये संभावित खतरे हो सकते हैं बाकी खतरों के साथ।
बाकी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हमारे पास, जिसमें पहला नाम है हमारे पास मार्क घमोई। ठीक है, नाम है मार्क घमोई। ये भारत के पैरालंपिक खिलाड़ी हैं। ठीक है, और वर्ल्ड ड्वार्फ गेम्स जो 2023 के हुए थे, ड्वार्फ जो आप लोग बौने लोग सोचते हैं जिनकी हाइट जो है वो कम होती है, ड्वार्फ गेम्स, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता हुआ है। ठीक है, वर्ल्ड ड्वार्फ गेम्स 2023 में मार्क धमोई ने जो है वो गोल्ड मेडल जीता है। इसके बाद 29 जून अभी चर्चा में है, ये है, इसको व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में घोषित किया है, और ये घोषणा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा किया गया है। मतलब अब से उत्तर प्रदेश में प्रत्येक वर्ष 29 जून को व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो आईसीसी विश्व कप 2023 होने वाला है, इसके लिए टीम इंडिया की जर्सी जो है वो एडिडास टीम, मल्टीनेशनल कंपनी है एडिडास, उसने तैयार की है। जो जर्सी बनाई है टीम इंडिया की वो एडिडास ने बनाई है। और एक त्योहार का नाम है, इसका नाम है नुआखाई, नुआखाई जोहार त्योहार। ये ओडिशा राज्य से संबंधित त्योहार। ठीक है, तो आज करंट अफेयर्स में इतना ही है। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक करके और कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब भी कर लें। और अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप ये यूजर नेम के थ्रू या वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है उसके थ्रू टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके ये क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए हैं इनका फ्री पीडीएफ आप वहां से ले सकते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही, बाकी नए वीडियोस के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।